1948 में गांधी जी के जाने के बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर भी उस सम्मेलन, कृपया बातचीत ना करें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है संगठन का कि संगठन में कितने विभेद हो रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुनिए और अपने सुझाव भी दीजिएगा। तो 1948 में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मार्च के अंदर, वहाँ पर भी संगठन के बारे में बहुत चर्चा हुई कि संगठन कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और आप ये ध्यान रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि उस चर्चा के दौरान जिसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे जी और बहुत सारे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व और नेता थे, उन सब लोगों के समक्ष ये हुआ था। और वहाँ पर भी दो बातचीत चली। एक विचारधारा थी कि संगठन होना चाहिए, संगठन एक आवश्यक बुराई है। इस सिद्धांत को लेके भी वहाँ पे ये हुआ था कि संगठन होना चाहिए। और एक विचारधारा जिसके आचार्य विनोबा भावे ने वो कहा था कि संगठन रहित ये सर्वोदय का समाज होना चाहिए। जो भी हमें गांधी का काम करना है वो हम संगठन के रूप में ना करें। अल्टीमेटली उसका निचोड़ ये निकला कि उस कार्यकर्ता सम्मेलन से दो चीजें आई। एक सर्व सेवा संगठन के रूप में आया और दूसरा सर्वोदय समाज एक बिना संगठन के रूप में हम लोगों के सामने है। इसलिए सर्व सेवा संघ जो हम लोग कार्य समिति और अधिवेशन वगैरह करते हैं, उसमें आप लोगों का भूमिका और निर्णय महत्वपूर्ण होता है। और जो हम लोग सर्वोदय समाज सम्मेलन करते हैं, आचार्य विनोबा भावे जी के नेतृत्व में और उन्होंने जो किया है, उस तरीके से ये चल रहा है। संगठन चलते चलते विकृति भी आती है, और जो विकृतियां हैं वो एकदम से नहीं आती हैं, वो धीरे धीरे होती रहती है, उसका ह्रास होता रहता है। और उसके बाद जो है इसमें एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो बिल्कुल काम रुक जाता है और बहुत बड़ा उसमें दिक्कत होता है। संगठन में जब ये 1948 में बना, ये बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं तो बात नहीं हो पाएगी। अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप लोग कृपया ध्यान से सुने, नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी। और वरिष्ठ लोग हैं तो भी ध्यान से सुनिए। 1948 में जब ये संगठन बना, 1950 में सर्व सेवा संघ रजिस्टर्ड हो गया। और उस संविधान में जो रजिस्टर्ड हुआ है, गांधी जी के 18 रचनात्मक कार्यक्रम उस संविधान में थे। और उसके अनुसार और उस समय संस्थाएं भी थी और लोक सेवक भी थे। वो इस प्रकार का संगठन था। और वो संगठन को लगभग हम लोगों ने 20-30 साल तक चलाया। और उसके बाद जिस संविधान के माध्यम से हमने संगठन चलाया, उसमें 1991 में परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन क्या हुआ कि जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे, जो 18 रचनात्मक कार्यक्रम उस संविधान में लिखे गए थे, उसको साफ कर दिया गया, उनको उड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया। और करने वाले कौन है? वो संविधान बनाने वाले हम और आप हैं। हम बैठे हैं आज, आप आज बैठे हैं, तो उस समय भी हमारे साथी लोग होंगे। तो उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को बिल्कुल समाप्त कर दिया और एक लाइन में लिख दिया कि हम गांधी जी के जो कार्यक्रम है उनको करेंगे। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 1991 के बाद
2013 और 14 आते आते तक सर्व सेवा संघ का और डिटेरियोरेशन होता गया, उसका ह्रास होता गया। और 1914 में जब 1913 में जब ये नया संविधान बना, एक और जो संविधान बना है, उस संविधान में भी बहुत कमियां रह गई हैं। और 2030 में जब सर्व सेवा संघ में एक बहुत बड़ी टूटन हुई है, अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उसको भुगत रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए और इसके ऊपर चर्चा करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। चिन्मय मिश्र जी ने नाम लिया, संकोच के साथ लिया या दृढ़तापूर्वक नाम लिया, तो वो सही बात है, उसको देख के उसको दृष्टिगत रखते हुए ये चर्चा होनी चाहिए। 2020 में जब ये केसेस बहुत कोर्ट केसेस चलने लग गए, तो कम से कम 5-6 एडवोकेट्स ने कहा कि आपका जो संविधान है ये ऑब्सोलीट है। इस दौरान जुडिशियरी में, लॉज में, कानून में इतने परिवर्तन हो गए हैं कि आपका संविधान उसके बारे में कुछ नहीं कहता और बल्कि उसके विरोध में कहता है। तो आपको अपने संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर आपको संगठन चलाना है, आपको सर्व सेवा संघ को चलाना है, तो उसमें आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप अपने संविधान में परिवर्तन कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार की नीतियां बदलती रहती है। हम लोगों के पास जो ATG, जो डोनेशन, ये चलने से चलती है संस्थाएं, और जो हम लोगों के पास ATG था, 12A था, जिससे इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती थी दान पर, वो सरकार ने खत्म कर दिया, जो परमानेंट हम लोगों के पास था, और उन्हें एक्ट बनाया, ये सभी संस्थाओं के लिए है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर 5 साल में आपको ये रिन्यू करना पड़ेगा। और उसके साथ उन्होंने एक नियम ये भी बनाया कि आपको किस किस चंदे में छूट मिलेगी। ये स्पष्ट है, आप धार्मिक कोई काम कर रहे हैं उसके ऊपर, नंबर 2 आप स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर, यदि आप शिक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं तब, और आप अगर पर्यावरण का काम कर रहे हैं तब। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो सर्व सेवा संघ को जो चंदा मिलता है, जो दान आता है, उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी, नहीं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। इस संगठन में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो प्रकाशन विभाग है, उस प्रकाशन विभाग में 40-50 लाख का, अभी तो थोड़ा कम हुआ, और उससे भी ज्यादा का काम होता है और बिक्री होती है। अगर हम 50 लाख का बिक्री करते हैं, उसमें बेशक हमें मार्जिन जो हमारी इनकम है खर्चा वर्चा निकाल के, अगर 2 लाख भी होती है तो हमें टैक्स 2 लाख पे नहीं, 50 लाख पे देना है हमें टैक्स। ये बहुत गंभीर विषय है, जिसको बहुत गंभीरता से सर्व सेवा संघ को लेना चाहिए। हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं निकला कि हमें ये कैसे करना है। यदि कोई साथी हमारे यहाँ पर सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं कि प्रकाशन हमारा एक मजबूत कड़ी है, जिसके माध्यम से हम गांधी विनोबा के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो उसको हम कैसे कर पाएंगे। और अगर हमने 60 पिछले बार तो 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, और उसके ऊपर अगर हमें 30%, 20% टैक्स देना पड़ गया तो कहाँ सर्व सेवा संघ जाएगा और किस तरीके से हो रहेगा। तो ये चिंता की विषय है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी अगर कोई सुझाव होगा तो आप दीजिएगा। और संगठन में एक बात और,
कि हम जिस स्थिति में आज यहाँ क्यों पहुंचे हैं। आप थोड़ा सा आपको ये भी प्रकाश डाल दूं कि 1920 तक 2020 तक सर्व सेवा संघ जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। ये समस्या कोई नहीं थी, कोई दो टुकड़े नहीं हुए थे। लेकिन मार्च 2020 के बाद जब कोरोना आया तो जो अधिवेशन होना था, जहां अध्यक्ष का चुनाव होना था केरल में, वो स्थगित करना पड़ा। और 3-4 महीने के अंदर व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने निर्णय ये हुआ था कि जब तक अधिवेशन नहीं होता तब तक ये कार्य समिति काम करेगी, उनके अध्यक्ष पदाधिकारी काम करेंगे। लेकिन मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक आते आते पूर्व अध्यक्ष ने एक एक करके सभी सदस्यों को निकालना शुरू कर दिया, सभी मंत्री को निकाल दिया। जो कार्य समिति के सदस्य थे उनको एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे नाम 2-4 जो मुझे याद है, जैसे हमारे अभी के अध्यक्ष जी है, वो कार्य समिति के सदस्य थे, उनको निकाल दिया। शेख हुसैन के सदस्य थे, उन्हें निकाला। अविनाश काकड़े थे, उनको हटा दिया गया। रमेश पंकज जी, उनको भी निकाल दिया गया। और जो आज पूर्व अध्यक्ष की तरफ से बात करते हैं विजय भाई, वो उनको भी निकाल दिया। तो एक एक करके निकाल के और वो नए लोगों को जोड़ते गए अपना आधिपत्य उसके ऊपर स्थापित करने के लिए। उनकी मंशा एक ही थी कि मेरे हाथ में सर्व सेवा संघ है, मैं जिसको चाहूँ उसको अध्यक्ष बना दूँ, और वो अध्यक्ष मुझे सेवाग्राम आश्रम का अध्यक्ष बनाए। जो पीछे उनकी सोच थी वो ये थी, क्योंकि आमतौर पे सर्व सेवा संघ का अध्यक्ष आश्रम का अध्यक्ष नियुक्त करता है। इस तरीके से वो विकृति पैदा हुई है, और उसके बाद इसको संभालने की कोशिश करी गई। हम लोगों ने तो विधिवत रूप से पूरा अधिवेशन बुलाकर नवंबर में अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। उन्होंने भरसक प्रयास किया उसको रोकने का, नागपुर हाईकोर्ट तक भी गए हैं, लेकिन वहां से भी उनको हार मिली। कोर्ट ने केवल इतना कहा कि जितने हॉल में लोग आ सकते हैं आप 50 लोग उसमें जाइए, और बाकी जो हमारे वहां पे लोग थे वो सब बाहर थे। तो उस समय निर्विरोध चुनाव हुआ है हमारे अध्यक्ष जी का, और उनका चुनाव जो एक प्रदीप कुमार बजाज था, अच्छा, ये सभी बातें आप लोगों के सामने रख दी गई है। आप लोगों ने श्वेत पत्र देखा होगा, तो उसमें भी ये है, और नहीं तो आप उसको पढ़ेंगे और जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि संगठन की जितनी भी दिक्कतें हुई हैं और आज इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं, उनका समाधान जरूर होना चाहिए। और इस अधिवेशन से, क्योंकि ये पुराने अधिवेशन था जिसमें चंदन पाल जी अध्यक्ष बने थे, उसकी पुष्टि करी है, और आगे भी हमें दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए सभी को दृष्टिगत रखते हुए इस पर चर्चा जारी रहनी चाहिए।